नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू खोवाल साइंस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के लिए, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते हो वहां भी ये आपको थिंकर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम वेस्टर्न थिंकर स्टार्ट किए थे, प्लेटो हम कर चुके थे। अब हम दूसरा थिंकर स्टार्ट कर रहे हैं जो है मैकावली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैकावली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों इटली, जो आप जानते हो इटली के अंदर चीज़ें जो थी वो किस तरीके की थी, सारी की सारी चीज़ें इसने एक्सप्लेन किए इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी। तो दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के अंदर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो बड़े आराम से आप उसको सोल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस बड़ी शिद्दत से आपको चीज़ों को सुनना है। ओके, करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों मैकावली, यदि मैकावली की बर्थ की बात करूँ तो 3 मई 1496 को कहाँ पे हुआ? फ्लोरेंस इटली में। और यदि इसकी डेथ की बात करें तो 21 जून 1527 को कहाँ पे होती है? फ्लोरेंस इटली के अंदर ही होती है। तो दोस्तों थोड़ा सा पहले मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि किस तरीके की इसके टाइम पे चीज़ें रही हैं, उसके बाद हमें इसकी कहानी सारी की सारी समझ आएगी। तो दोस्तों यदि मैं बात करूँ मैकावली की, तो मैकावली जिस टाइम पे जन्म लेता है तो इटली जो है आपके वो 5 भागों के अंदर बटी होती है। अलग अलग तरीके की 5-5 अलग छोटे छोटे स्टेट टाइप से बने होते हैं। और क्या चीज़ें चलती है कि ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे कि पावर हमें मिल जाए या फिर हमें वो जो राज्य है वो हमें मिल जाए। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे इटली के अंदर बहुत ज़्यादा चलती थी इसके जन्म के टाइम पे। दोस्तों यहीं पे एक जो चीज़ थी 14 AD बोलते हैं जिसको, यहाँ पे क्या था दोस्तों, लोग पहले क्या करते थे, सिर्फ यहाँ पे चर्च का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता था कि चर्च के नीचे क्या होते थे दोस्तों? किंग के नीचे क्या होते थे? सामंत। इस तरीके से चीज़ें होती थी। और यहाँ पे जो चीज़ें चलती थी ना वो धर्म आधारित चलती थी इटली के अंदर। तो दोस्तों इसी चीज़ को लेके 14वीं सेंचुरी के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं पुनर्जागरण काल। बात क्लियर हुई? इसमें क्या हुआ, लोगों को समझाया गया कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों से बाहर निकलोगे तभी हम इन लोगों के प्रभाव से बच सकते हैं। तो इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया 1400 में AD के अंदर, पुनर्जागरण काल। जैसे ही वो कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आपका स्टार्ट होता है उसके अंदर धार्मिक आंदोलन। और जब धार्मिक आंदोलन होते हैं लोगों के तो उनसे क्या होता है, जो धर्म आधारित चीज़ें थी दोस्तों उनसे उनके विश्वास उठना शुरू हो जाता है और अस्थिरता इतनी फैल जाती है उस टाइम पे। बस इसी के टाइम पे जन्म होता है किसका? मैकावली का। यहाँ पे एक व्यक्ति है दोस्तों डनिंग, जो इसने विचार दिए ना दोस्तों, डनिंग कहता है ये अपने युग का शिशु है। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है किसने कहा कि मैकावली अपने जन्म का शिशु है या अपने टाइम का शिशु है, इस टाइप से आएगी तो आप क्या कहोगे? कोई किसने कही ये बात? डनिंग ने। किसके लिए कही? मैकावली के लिए। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिया वहाँ पे जब इटली की हम बात करने हैं इसके बर्थ के टाइम पे तो क्या चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ पे पुनर्जागरण काल चल रहा था। तो उस टाइम पे क्या था, लोगों का धर्म से विश्वास उठ चुका था और आंदोलन करने स्टार्ट कर दिए थे लोगों ने। तो बस उसी टाइम पे इसका जन्म होता है। होता क्या है दोस्तों, देखिएगा, जब इसका जन्म होता है वहाँ पे एक रिपब्लिक गवर्नमेंट होती है, गणतंत्र सरकार। इसमें क्या किया जाता है, इसको विदेश मंत्री बना दिया और 25 साल तक ये विदेश मंत्री रहा। तो दोस्तों आप जानते हो यदि इतने टाइम तक कोई विदेश मंत्री रहेगा तो एक से दूसरे स्टेट के अंदर जाएगा और चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा और सोचेगा कि ये मैं अपने स्टेट के अंदर लागू करूं। तो बस इसने वही चीज़ की, ये पूरे अपने आसपास के जितने भी देश थे, कंट्री थी, उसमें इन घुमाए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नमेंट चेंज होते ही दोस्तों इसको उठा के जेल में डाल दिया गया। ये घटना इसके साथ हुई और जैसे ही इसको जेल में डाला गया तो इसके दोस्तों ने इसको छुटवाया। तो तभी इसके दिमाग में जो आइडिया आए वो क्रांतिकारी और तानाशाह के रूप में आइडिया आए। क्या आइडिया है, क्या विचार आए इसके दिमाग में? तो दोस्तों ये सोचने लग गया कि ये जो डेमोक्रेसी है या फिर जो रिपब्लिक गवर्नमेंट जो बन रही है ये एक तानाशाह की तरह काम कर रही है। लेकिन ये क्या चाहता था कि हमें क्या करना है, यदि इनसे बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक किंग, एक ऐसा राजा बनाना पड़ेगा। और उस राजा का नाम दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, क्या कहोगे? लोरेंजो डी मेडिसी। ये नाम दिया दोस्तों कि एक ऐसा राजा बनाना चाहता है। और किस बुक में ये बात कही, तो आप कहोगे द प्रिंस बुक है, जो इसकी बहुत फेमस बुक है दोस्तों, इसके अंदर इसने ये बात की है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा इधर, ये तो था किस तरीके से इसके विचार बदले और ये राजा क्यों चाहता है। तो देखिए अब बात, इसके कुछ उद्देश्य थे।
क्या उद्देश्य थे? सबसे पहले क्या करना था, इसको इटली को एक बनाना था। क्यों? क्योंकि इटली है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य क्या रहा कि मैं इटली को किसी भी तरीके से एक बना लूँ। दूसरी बात, इस इटली को शक्तिशाली बनाना चाहता था। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़ तो ये दोस्तों, इसको इकट्ठा करेगा इटली को इकट्ठा करने के बाद ये आगे काम करेगा इस चीज़ पे कि दोबारा से इसका क्या ना हो, विखंडन ना हो, या फिर ये अलग अलग राज्यों के अंदर ना टूटे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए राज्य को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। अब इसके विचार में कुछ बातें थी। ये मानव स्वभाव देखो इसका, कि ये मानव स्वभाव को कैसा मानता है। ये कहता है मानव स्वभाव वो लालची है, चंचल है, धोखेबाज है, कायर है और स्वार्थी है। तो कहता है लोग है ना वो बचपन से ही या जन्म से ही ऐसे हैं कि लालची हैं। हर कोई चाहता है मैं इसकी चीज़ हड़प लूँ। तो वही चीज़ें चल रही थी जो इटली के अंदर थी। नेक्स्ट, चंचल, एक दूसरे पे चीज़ें रुकती नहीं है, धोखेबाज है, एक दूसरे को धोखा देते हैं। कायर की बात करता है, स्वार्थी की बात करता है। तो इसीलिए दोस्तों ये एक पावर शब्द की बात करता है। कारण क्या है? तो कारण देख लो आप क्या है, क्योंकि मनुष्य का नेचर कैसा है, लालची, चंचल, धोखेबाज, कायर और स्वार्थी। अब इन लोगों को यदि मेरे को रोकना है तो क्या कर सकता हूं मैं? तो देखिए सेम मैकावली ने यही काम किया कि पावर की बात करता है कि जो पावर है वो सारी की सारी किसको देंगे हम? किंग को, राजा को सारी की सारी पावर दी जाएगी और इसको कहा जाएगा सुपर पावर। मतलब सबसे ज़्यादा पावर जो होगी ना राज्य के पास, वो किसके पास होगी? किंग के पास। इसके पास पॉलिटिकल पावर भी राजा के पास ही होगी, हर टाइप की पावर राजा के पास होगी। और इस पावर का क्या किया जाएगा दोस्तों? केंद्रीकरण की बात करता है। मतलब सारी की सारी शक्ति वो किस में निहित होगी? तो ये कहता है कि सारी की सारी शक्ति होगी राजा के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी बात, किंग की यदि हम बात करें तो ये कहता है किंग ऐसा होना चाहिए तुरंत हिंसा कर दे। कैसे? यदि कोई दूसरा देश या दूसरा राज्य यदि इसके राज्य पे आक्रमण करता है तो राजा को इस तरीके का होना चाहिए कि उसी टाइम पे उस पे आक्रमण करे। जैसे इटली, आज आप देखते हो इजराइल की यदि हम बात करें तो सेम इजराइल पे कोई हमला करता है तो एकदम से क्या करते हैं, उसी टाइम उसका रिप्लाई करते हैं। तो इस तरीके की बात करता है राजा की। नेक्स्ट देखिए, शक्ति का प्रयोग कहता है आखिरी हथियार के रूप में होना चाहिए। जो पावर है उसका यूज हर तरीके से नहीं करेगा, कभी भी कर ली नहीं। तो उसका प्रयोग जो करेगा वो सिर्फ आखिरी हथियार के रूप में करेगा। उससे पहले साम दाम दंड जितनी भी चीजें लगती है वो लगाई जाएगी। शक्ति को बढ़ाने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा राजा कभी भी। नेक्स्ट, राजनीति का केवल एक ही उद्देश्य होगा, शक्ति को इकट्ठा करना। राजनीति सिर्फ क्या करती है? शक्ति को इकट्ठा करना है, पावर आपको बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि दूसरी कंट्री या दूसरा देश आप पे किसी भी प्रकार से हमला ना कर पाए। तो दोस्तों ये राजा के बारे में इसने कुछ बात बताई है। सुप्रीम पावर होगा राजा, पावर का सेंट्रलाइजेशन किया जाएगा, केंद्रीकरण किया जाएगा, राजा को तुरंत हिंसा कर देनी चाहिए, शक्ति का प्रयोग आखिरी हथियार होगा, शक्ति को बढ़ाने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, और राजनीति को केवल एक ही उद्देश्य होगा, क्या? शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करना। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात और कहता है मैकावली राजा के लिए कि राजा को किस तरीके का होना चाहिए। तो कहता है राजा को एक लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। राजा के लिए ये बात किसने कही? तो ये भी मैकावली ने कही है। क्यों कही है दोस्तों? चालाक क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कोई उसे अपने जाल में ना फंसा ले, कि लोमड़ी चालाक होती है, जाल में नहीं फंसती। और इसी तरीके से शेर की तरह बहादुर हो, कोई उसको डरा धमका के ना रोक ले। तो इसीलिए राजा के अंदर दोनों प्रकार के गुण बताए किसने? मैकावली ने। तो ये दोनों चीज़ एक राजा के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा एक बात और मैकावली ने कही है दोस्तों, ये बातें आप सारी की सारी लिखना आपकी नोटबुक के अंदर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट इसने एक बात बताई है कि मानव का जो स्वभाव है ना वो इस तरीके का है जो हमने बात की है। अब इसने इस पे एक बात ये कही है कि मानव है, जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या है? अपनी पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन अपनी खोई हुई संपत्ति को कभी नहीं भूल सकता। तो ये भी बात किसने कही है? मैकावली ने। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ 3 बात बता दी है। एक तो डनिंग वाली, अपने युग का शिशु कहा जाता है इसको। दूसरी बात मैंने मैकावली के बारे में करी, क्या? मैकावली ने राजा को क्या कहा कि एक लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात हमने देखी कि एक जो व्यक्ति है वो अपने पिता की डेथ को भूल सकता है, मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन संपत्ति के विनाश को कभी नहीं भूल सकता। तो ये तीनों की तीनों बातें दोस्तों किससे रिलेटेड है? मैकावली से। डन बात? आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से चीज़ें समझ आ रही होंगी, बस घबराना नहीं है आपको। नेक्स्ट,
यहाँ तक तो हमने देख ली सारी बातें। राजा के पास क्या क्या होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, पावर का किस तरीके से यूज करेगा, मानव का नेचर किस तरीके से होगा, उद्देश्य क्या है उसका, इटली का एकीकरण करना, और क्या करना है, एक ऐसा राजा बनाना ताकि उसको बांध के रख सके। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पावर की यूज की बात करूं तो पावर का यूज जो है या पावर का प्रयोग कौन करेगा, तो आप कहोगे सर राजा करेगा। सारी की सारी पावर किसमें हमने केंद्रीकृत की है, राजा के अंदर। अब राजा डायरेक्ट नहीं करेगा, क्या कौन करेगा, तो आप कहोगे सर इसकी जगह आर्मी करेगी। देखते हो ना, पावर का यूज राजा थोड़ी ना करता है, पावर का यूज कौन करेगा, जो उसकी आर्मी होगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि राजा इसका यूज करेगा किसके माध्यम से, आर्मी के। लेकिन दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसने भाड़े की जो सेना है उसको तो कांटा लगा दिया था कि भाड़े की सेना नहीं होनी चाहिए, और इसने क्या कहा, परमानेंट आर्मी की बात की, स्थायी आर्मी की बात की कि यहाँ पे स्थायी आर्मी रखी जाएगी और इनको पैसा वगैरह भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये बात कहने वाला भी कौन था, मैकावली दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसने स्थायी सेना रखी। तो दोस्तों भाड़े की सेना क्या होती है, भाड़े की सेना के अंदर आपकी आत्म भावना नहीं होती। हम देखते हैं किसी चीज़ को ले आते हैं हम घर में, जैसे कोई मजदूर लिया है उसको भाड़े पे लेके आ रहे हैं हम, तो क्या है वो काम करेगा और चला जाएगा, क्या उसके अंदर आत्महीनता या आत्म समर्पण की भावना होगी, नहीं होगी। लेकिन जब आप क्या करोगे, परमानेंट आर्मी, यदि मैं आज की बात करूं, आज के युग में क्या है, अपनी जो आर्मी क्या है, स्थायी है। और स्थायी है तो दोस्तों आप देखो कि ये बॉर्डर पे मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या ये रेंट वाले ऐसा कर सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल, इतनी भावना इनके अंदर नहीं मिलेगी। तो बस मैकावली ने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए किस सेना की बात की, परमानेंट की, और वेतन भोगी, इनको वेतन दिया जाएगा यहाँ। नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा दोस्तों, राष्ट्रवाद, ताकि उनमें राष्ट्रवाद की भावना बन सके। जैसे हम नहीं देखते आज कोई भी हमला होता है सैनिकों के ऊपर तो एकदम से खून खोलता है अंदर से, है ना, हमारे देश के सैनिक, हमें बॉर्डर पे भेज दीजिए। तो ये भी क्या है, एक राष्ट्रवाद की भावना, अपने राष्ट्र के प्रति जो भावना, वो राष्ट्रवाद की भावना है। तो दोस्तों इसी कारण से इसने क्या किया था, आर्मी बनाई। आर्मी कैसी बनाई, परमानेंट आर्मी बनाई। इसका उद्देश्य क्या था, उन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करना। तो पहला राष्ट्रवाद की भावना भी विकसित करने वाला कौन आया, मैकावली। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों सारी की सारी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब आता है रिलीजियस वर्सेस पॉलिटिक्स, या फिर आप ये कह सकते हो स्टेट भी ले सकते हो यहाँ, कि यदि हम बात करें धर्म की और राजनीति की, तो दोस्तों इसने क्या कहा था कि सभी धर्म है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। ठीक है बात, हर एक धर्म का समर्थन करता हूँ। हमें कैसा राज्य बनाना है, तो कहता है पंथ निरपेक्ष राज्य बनाएंगे जिसमें सारे के सारे धर्म होंगे। हम हर एक धर्म की, ये नहीं है कि इस धर्म को ऊंचा रखेंगे उसको नीचा, हम इक्वल रखेंगे हर एक धर्म को। पंथ निरपेक्ष राज्य बनाएंगे जिसके अंदर सारे के सारे धर्म होंगे। इसने क्या कहा, जो धर्म है वो किसके बराबर नहीं है, स्टेट के। जो धर्म है वो राज्य के बराबर नहीं है। और कहता है धर्म को राजनीति से अलग कर दीजिए। फिर से सुनिए दोस्तों, देखो धर्म आधारित राजनीति होती थी कैसे, मैंने अभी आपको बताया था ना कि सबसे पहले देखोगे तो चर्च है, चर्च थी, चर्च के नीचे आप कहोगे क्या था, रिलीजियस धर्म था। धर्म के नीचे कौन था, किंग, राजा था। राजा के नीचे कौन था, फ्यूडल, और फ्यूडल के नीचे कौन था, पब्लिक। तो ये सिस्टम चलता था इटली में। तो दोस्तों आप खुद देखो यहाँ जो राजनीति हो रही है किस आधारित हो रही है, तो आप कहोगे धर्म आधारित राजनीति हो रही है। और चला कौन रहा है, तो आप कहोगे चर्च वाले लोग चला रहे हैं। बस दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसने ये बात कही कि धर्म को हमें किससे अलग करना है, राजनीति से। दोनों को अलग किया, इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, आधुनिक राजनीतिक का पिता। तो ये इसने इंपॉर्टेंट काम किया था और इसके इसी काम को देखते हुए इसको आधुनिक राजनीतिक का पिता कहा गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें आपको सारी की सारी समझ आई हैं। पेपर में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आप चीज़ों को बड़े अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो ये चीज़ क्लियर है दोस्तों। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, आप फटाफट इसको नोट कीजिए, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फटाफट कीजिएगा इसको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात क्लियर है आपकी। अब बात आती है शासन, गवर्नेंस कैसा चाहता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। गवर्नेंस की कैसी बात करता है, तो इसने गवर्नेंस को 2 टाइप से डिवाइड किया है। सुनना बात, पहली बात कह रहा है मोनार्की, राजतंत्र चाहता था ये। किस रूप में, तो कहता है व्यवहारिक रूप में। यदि व्यवहार की यदि हम बात करें ना दोस्तों, तो क्या चाहता है, राजतंत्र।
और कैसा राजतंत्र चाहता है, तो पूर्ण सत्तावादी। पूर्ण सत्तावादी का मतलब क्या होता है, जिस राजा के अंदर सारी की सारी शक्तियां विद्यमान हो या सारी की सारी पावर उसको दे दी जाए, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, वो पूर्ण सत्तावादी होगा। किसमें ये बात कही कि हमें एक प्रैक्टिकल राजतंत्र चाहिए, प्रैक्टिकल जहाँ पे चीज़ें होंगी, तो द प्रिंस बुक में इसने बात कही है। और ये कहाँ होगा, तो ये कहता है ये वहाँ होगा जहाँ के लोग कैसे हैं, लालची हैं, स्वार्थी हैं, धोखेबाज हैं। तो इस तरीके के यदि लोगों का नेचर है, तो दोस्तों वहाँ के लिए क्या अच्छा बताया इसने, मोनार्की। बात क्लियर हुई। दूसरी बात इसने की रिपब्लिक, गणतंत्र राज्य की बात करता है। कहाँ पे, तो कहते हैं थोरटिकल है, थोरटिकल बेस्ट है। और किस राज्य में ऐसा हो सकता है, तो कहता है जहाँ के लोगों का नेचर अच्छा हो, जहाँ के लोग अच्छे हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, लालच नहीं है, धोखेबाज नहीं है, तो उस जैसी जगह पे क्या काम आएगा, वहाँ हम रिपब्लिक ला सकते हैं। और ये बात किस बुक में कही, तो द डिस्कोर्स बुक के अंदर ये बात इसने बड़े अच्छे से बताई है। तो बात समझ आई दोस्तों। तो यहाँ गवर्नेंस सिस्टम की बात की तो इसने दो तरीके के बताए, एक तो बताया मोनार्की और एक बताया रिपब्लिक। मोनार्की कहाँ होगी, जहाँ के लोग लालची है, इस तरीके के लोग हैं, तो उनके लिए पूर्ण सत्तावादी राजा चाहिए जिसके पास पूरी अथॉरिटी होगी, वो कुछ भी कर सकता है अपने राज्य के अंदर। लेकिन इसकी बात करूँ तो दोस्तों कहाँ पे अच्छा है, जिसका नेचर अच्छा हो। और कैसे, ये थ्योरेटिकल है और ये कैसा है, प्रैक्टिकल, ये व्यवहारिक है। अब दोस्तों क्या ऐसा इसने कहीं का बताया, क्या ऐसा कहीं हो सकता है, तो बिल्कुल। तो इसने बताया कि ऐसा हो सकता है एक जगह, कहाँ, तो इसने बताया स्विट्जरलैंड में ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का नेचर कैसा है, अच्छा बताता है ये। ठीक है, नेक्स्ट। अब इससे बात पूछी गई भाग्य के बारे में, आपका क्या विचार है, लक क्या होगा, तो कहता है लक जो है, भाग्य है, वो पहले नंबर पे आएगा। सबसे पहले हम लक की बात करेंगे। कैसे दोस्तों, समझना इसका लक कैसे कहता है। कहता है मान लो जैसे आपका ये स्टेट है, इस स्टेट के साथ लगता है एक स्टेट है, ठीक है। मान लेता हूँ ये स्टेट ए है और इसके साथ लगता है एक स्टेट बी है, ये दो स्टेट है। ये कहता है जैसे ही मान लो इसका किंग है, इसका राजा है, यदि वो राजा की डेथ हो जाती है, तो इस राजा को फटाफट उस पर क्या कर लेना चाहिए, कब्जा कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कहता है ये क्या है, ये भाग्य है उसका कि वो मर गया है, अब उसके पास अथॉरिटी नहीं है कोई, या फिर कोई उसमें ऐसा बंदा नहीं है जो इसको बचा सके, तो इस राजा को क्या करना चाहिए, उस पर कब्जा करके अपनी जो एरिया है उसको बढ़ाना चाहिए और राज्य का क्या करना चाहिए, एकीकरण। बात समझ आई, क्यों लक की बात करता है, बिल्कुल। नेक्स्ट, पावर के पीछे भागना ही क्या है, सद्गुण है, सद्गुण, वर्च्यू जिसको हम बोलते हैं। तो किसके बारे में बताता है, बोला पावर के पीछे भागो, यदि पावर है तो आपको कोई टोक नहीं सकता। आप पढ़ोगे कंपैरेटिव के अंदर, जब हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे तो वहाँ पे, और आईआर पढ़ोगे उसके अंदर भी आएगा, मार्गेंथू देता है पावर, बैलेंस ऑफ पावर का सिद्धांत। उसमें क्या है दोस्तों, यदि आपको युद्ध वगैरह रोकने हैं ना, तो रोकने का एक ही कारण है, कहते हैं ना तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, तो उसके पीछे का कारण मार्गेंथू बताता है। ठीक है, क्या बताता है, वो ये कहता है कि बैलेंस ऑफ पावर रखिए, इसके पास जितने हथियार है उतने ही आप रखिए, कभी लड़ाई नहीं होगी। यदि इसके पास हथियार बढ़ गए और आपके पास कम है तो लड़ाई होगी। आप एग्जाम्पल ले सकते हो अपने आसपास से, जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो, क्या है कि यदि कभी किसी के साथ आपकी लड़ाई हुई है, इधर से 50 बंदे और इधर से 50 बंदे हैं, कभी भी लड़ाई नहीं होगी, समझौता होगा। लेकिन जैसे ही कभी इधर से एक बंदा आया और इधर 50 बंदे हैं, तो दोस्तों आप देखोगे कि लड़ाई होगी। तो बस यही बात कहता है कि हमें किसके पीछे भागना चाहिए, पावर के पीछे भागना चाहिए। जितनी पावर होगी तो ही आपको कोई दूसरा राज्य हड़प नहीं सकता। नेक्स्ट, एथिक्स की बात की, नैतिकता क्या है, पूछा नैतिकता क्या है मैकावली के अकॉर्डिंग, तो कहता है राष्ट्रवाद ही क्या है, नैतिकता है। अपने राष्ट्र के लिए काम करना ही क्या है, नैतिकता है। वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वही क्या कहलाएगी, नैतिकता। किसके अकॉर्डिंग, मैकावली के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सी ने इसको प्रथम आधुनिक विचारक का 2 कारण बताए इसको कहने के। पहला कारण क्या था दोस्तों, इसने धर्म और राजनीति का विभाजन किया, धर्म को राजनीति से अलग किया था इसने। दूसरा, निजी संपत्ति का समर्थन किया, तो निजी संपत्ति का भी ये समर्थन करता था। ये 2 कारण बताए मैक्सी ने, और क्या कहा, इसको प्रथम आधुनिक विचारक कहा है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया मैकावली पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इटली के अंदर जो था, इटली के अंदर बहुत जल्दी सरकारें गिरती थी, बनती थी, बिगड़ती थी, कभी मोनार्की, कभी राजतंत्र, कभी आप देखोगे गणतंत्र, इस तरीके से चीज़ें चलती, स्टेबल नहीं थी चीज़। तो उसको स्टेबल करने के लिए इसकी चीज़ें थी सारी की सारी। देखिए,
पहली चीज तो क्या थी, निरंकुश राजतंत्र का प्रभाव, वहां पे राजतंत्र निरंकुश था। दूसरी बात, इटली में राजनीतिक अस्थिरता थी, चीजें रुकती नहीं थी। और इटली में नहीं दोस्तों, आप जब पढ़ोगे प्लेटो को, आप पढ़ोगे अरस्तु को, सबके टाइम पे क्या चीज थी, वहां पे स्थिरता नहीं थी। कभी मोनार्की आ गई, कभी अरिस्टोक्रेसी आ गई, कभी ओलिगार्की आ गई, कभी डेमोक्रेसी आ गई, इस तरीके से चीजें बदलती रहती थी। और इसीलिए तो अरस्तु ने क्या किया था, 158 देशों का दोस्तों अध्ययन किया था कि हम इस चीज को रोके कैसे। और रोके कैसे, तो इसके पीछे वही बात आती है कि उसने अध्ययन करके अपने 8 सिस्टम दिए थे जो हम पढ़ते हैं अरस्तु में, और कंपैरेटिव में भी दोस्तों हम उनको पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यूनान से इस चीज़ की सिस्टम की शुरुआत होती है। और इसीलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसने हर एक चीज़ की बड़ी बारीकी से देखा और अपना अलग से सिस्टम दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्या प्रभाव पड़ा, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल मैंने आपको बताया पहले क्या था, चर्च का प्रभाव ज़्यादा था, धर्म आधारित राजनीति चलती थी। तो उसी को खत्म करने के लिए वहां पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको हम बोलते हैं पुनर्जागरण काल। तो उससे भी प्रभावित हुआ ये, क्योंकि वो लोग भी क्या चाहते थे कि राजनीति को धर्म से अलग किया जाए, यही बात थी। नेक्स्ट, फ्लोरेंस की बदलती हुई परिस्थितियां, बिल्कुल। तो ये इसके जीवन पे सारे के सारे प्रभाव थे और इसने देखा कि यहाँ के लोगों का जो नेचर है वो अच्छा नहीं है, कैसे भी करके मेरे सपनों का इटली मेरे को बनाना है। और बनाने के लिए इसने इस तरीके की सारे विचार अपने दिए। नेक्स्ट, अब आते हैं दोस्तों इसके टेक्स्ट, इसके ग्रंथ। तो 1521 में इसने लिखा द आर्ट ऑफ वॉर, ये बुक है दोस्तों इसकी, आर्ट ऑफ वॉर। इसमें किसके बारे में बताता है, तो इसमें बताता है दोस्तों सेना के बारे में, कि सेना स्थायी होनी चाहिए, अस्थायी नहीं होनी चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए उसी टाइम आक्रमण कर दे, विद्रोह कर दे उनके खिलाफ। द डिस्कोर्स की बात करूं तो दोस्तों देखो किसकी बात कर रहा है इसके अंदर, गणतंत्र राज्य की। कई बार मिलाने आ जाते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, द प्रिंस बुक की यदि मैं बात करूं तो इसमें एक राजा चाहता है, कैसा राजा का नाम भी बताया इसने, लोरेंजो डी मिडिसी, है ना। और किस में क्या चीज बताई, ये जो बुक है इसकी, ये एक एडवाइजरी बुक है। एडवाइजरी मतलब जो एडवाइज सलाह देती है राजा को, इस तरीके की बुक है। नेक्स्ट, 1532 में आपकी बुक आती है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो इसके अंदर पूरी की पूरी हिस्ट्री है किसकी, फ्लोरेंस की, जहाँ पे इसका जन्म होता है। तो दोस्तों यही मैकावली था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके अंदर मैंने सारी एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से आपकी कवर की है। तो बस दोस्तों यदि आपको लगे कि हाँ मज़ा आ रहा है, कंटेंट अच्छा है, तो दोस्तों इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और हम हर रोज़ कुछ ना कुछ टॉपिक ज़रूर पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों। और मज़ा आ रहा है तो ज़रूर इसके नोट्स ज़रूर बनाइए। और ये बात गारंटी है कि यदि आप ऐसे पढ़ के एग्ज़ाम में जाओगे तो आपका हर एक क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।